हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान में भूगोल की वर्कशीट नंबर 40 जो आपकी 6 अक्टूबर की वर्कशीट है बेटा। क्लास 10 के लिए हम ये वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में जल परिवहन और समुद्री पतन के बारे में, यानी कि बंदरगाहें जो होती हैं समुद्री पतनों के बारे में और जल परिवहन के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन कर चुके हैं। ये हमारा है जल परिवहन और इसके बाद में एक आएगा वायु परिवहन। तो ये हमारा आप बोलो कि लास्ट से दूसरा जो है वो है, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्यों है बेटा? क्योंकि जल परिवहन को ना तो सड़कों की ज़रूरत होती है, ना रेलवे लाइंस की ज़रूरत होती है, ना पाइपलाइंस की ज़रूरत होती है, पाइप्स की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, कोई भी नदी या नहर है उसके अंदर आपके पास अगर एक नौका है, एक जहाज है समुद्र के अंदर और एक बंदरगाह है यानी कि एक तटीय क्षेत्र है जहाँ पे आप उसको सामान को ला सकते हो और वहाँ से आगे लेके जा सकते हो, तो इतने में से आपका काम हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपको नेचुरली प्राकृतिक तौर के ऊपर पानी जो है वो मिलता है। ठीक है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग, नौ संचालन मतलब नेवी से जो रखते हैं ना बात, नेवी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। पानी का जब भी होता है तो उसके अंदर हम नौ जो है वो यूज़ करते हैं। 14,500 किलोमीटर लंबा है अंतरस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग। कितना लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। कि इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। बाकी सिर्फ जो है वो नॉर्मल जो है नाव जगह, जहाज जगह होते हैं उनसे वो है ट्रैवल किया जाता है। भारत के द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर का है, जिसको नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। दूसरा हमारे पास नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 है, वो है सादिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग जो 891 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में तीसरा है हमारे पास केरल के पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर लंबा नौगम्य जल मार्ग है, जिसको हम तीसरा नंबर बोलते हैं। तो ये 3 प्रमुख जो हैं वो जल मार्ग हैं भारत के। ठीक है। भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। क्योंकि भारत का ऐसे नक्शा बना हुआ है ना बेटा, तो इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, तो ये जो इतनी यहाँ पे कोस्टल लाइन है, कुल समुद्री तट रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम एवं छोटे पतन जो स्थित हैं। ठीक है। 12 तो मुख्य हैं जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, 200 मध्यम है यानी कि बीच बीच वाले कॉमन लोगों के लिए, और कुछ छोटे हैं जो अपने आप लोगों के जो हैं वो बनाए हुए हैं। ठीक है। कराची बंदरगाह की कमी पूरा करने के लिए, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखो, सबसे पहले जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1947 में, तब तक कराची जो है एक बंदरगाह के रूप में काम करती थी। तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि कराची तो पाकिस्तान में चला गया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए अब क्या हुआ, जैसे ही कराची किधर गया पाकिस्तान में, तो मुंबई की जो बंदरगाह है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया। तो कराची की कमी को पूरा करने के लिए और जो मुंबई है उसके लोड को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कांडला जो है वो पहली बंदरगाह जो थी उसको विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, जहाँ पे ज्वार भाटा वगैरह आते हैं ना, ज्वारीय बंदरगाह है ये। ठीक है। मुंबई से बड़ा और पोर्ट ब्लेयर से सबसे छोटा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का? मुंबई। और सबसे छोटा कौन है? पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब जो होता है आप बोलो कि सबसे पुराना और जहाँ पे आर्टिफिशियल जिसको आप बोलते हो वो बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो पहला मुंबई, दूसरा चेन्नई और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में हुई थी, याद रखना आपने। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में की गई। किसके लिए? शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, रेलवे के आगमन से के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत में कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95%
समुद्री पतन के माध्यम से होता है। तो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड भारत में होता है उसका 95% यानी कि 100 में से 95 चीज़ें जो है वो समुद्र के रास्ते से जाती हैं, बाकी 5% चीज़ें जो है वो हवाई रास्ते से या जहाँ तक रेलवे पहुँचती है तो उनसे जाती है। ठीक है, सो ये थी बेटा आज की हमारी वर्कशीट। उसके बाद में है इसके क्वेश्चंस, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को, समझ लेते हैं कि क्या कुछ हमने इनके अंदर करना है। पहला क्वेश्चन है जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार और टैंक जहाज द्वारा परिवहन शामिल है। इसके अलावा नौका तथा क्रूज शिप जो है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन है जल परिवहन अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता क्यों है। जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है क्योंकि इसमें निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसका जो हम निर्माण करते हैं ना उसमें जो सड़कें वगैरह हैं या रेलवे ट्रैक वगैरह वो बनाना नहीं पड़ता, केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जा सकता है। बस आपके पास एक जहाज, एक नौका या एक नाव है तो आप उसको यूज़ करके अपना जो परिवहन है वो कर सकते हो। ठीक है, अलग से आपको जहाज जो है वो सड़कें वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखो। तो पहला जो है हमारे पास नौगम्य जल मार्ग संख्या 1, उसके बाद में उसमें अंदर आता है हमारे पास इलाहाबाद और हल्दिया के बीच की गंगा का मार्ग। ठीक है, ये 1620 किलोमीटर का है। उसके बाद में सदिया से धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र का मार्ग, ये 891 किलोमीटर का है, इसको जल मार्ग संख्या 2 कहते हैं। केरल के पश्चिम तटीय नहर यानी कि कोटापुरमा से कोमान तक उद्योग मंडल और चंपकाकरा नहरें, 205 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसको कहते हैं जल मार्ग संख्या 3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय देखो बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे माल व अन्य थोक उत्पादों को लोड करने, उतारने, डॉकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से कार्गो तथा यात्री दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं। दुनिया का 80% से 90% तक का आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है समुद्री मार्ग से होता है। यह माल के परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे 4 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद में ये है हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।